द स्ट्रीट। मैं हूँ सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं एक अपैरल प्लेयर के बारे में, एक गारमेंट प्लेयर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है गोकुल दास एक्सपोर्ट्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियोस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च करके बनाते हैं। तो अगर आपको हमारे पुराने वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये हमारा लगभग तीसरा या चौथा वीडियो है टेक्सटाइल सेक्टर पे। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का एनालिसिस नहीं देखा है तो आई बटन दबा के देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने एक लीडर को कवर किया था केपीआर मिल्स, और दूसरी हमने एक स्मॉल कैप कंपनी को कवर किया था जो अपने मार्केट कैप के लगभग का कैपेक्स प्लान कर रही है। सो टेक्सटाइल इज अ लॉन्ग स्टोरी एंड वी आर बुलिश ऑन इट करंटली, बट येस there is lot of things going on textile. So let's first understand the overall value chain. अगर अपन वैल्यू चेन को समझे तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है फाइबर से। फाइबर यानी कॉटन सीड्स या फिर अपन जो अपना सिल्क या फिर जूट के जो फाइबर होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ये एग्रीकल्चर से होता है, तो यहाँ पे कोई प्लेयर नहीं है, एग्रीकल्चर कॉमोडिटी है। फिर बनता है यार्न। बनता है यार्न में अभी अगर अपन बात करें तो बहुत सारी कंपनियां लाइक वर्धमान टेक्सटाइल्स हो गया, या फिर अगर अपन बात करें नितिन स्पिनर्स हो गया, ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पे यार्न बनाने का काम करती है। फैब्रिक की बात करें तो यानी जब कपड़ा बन जाता है तो आपका वो फैब्रिक कहलाता है, ठीक है। फैब्रिक के अंदर अगर अपन बात करें तो केपीआर मिल्स भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो काम करती है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रोसेस फैब्रिक्स की बात करते हैं तो प्रोसेस फैब्रिक्स यानी मतलब जो डाइंग और ब्लीचिंग के बाद होता है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि ट्राइडेंट वगैरह जैसी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे इस तरीके के बिजनेस में आती है। फिर अगर अपन बात करें जो बेसिकली यहाँ पे अगर अपन जो ट्राइडेंट का रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे प्रोसेस फैब्रिक कहलाता है। फिर आता है एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट के अंदर आती है अपनी गोकुल दास एक्सपोर्ट्स जो कि गारमेंट्स बनाती है। होम टेक्सटाइल्स की बात करें तो ट्राइडेंट जाकी जो बेडशीट्स वगैरह बनाने का काम करती है, ठीक है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स यानी गरवारे हाईटेक की अगर अपन गरवारे हाईटेक की बात करें तो बेसिकली वो ये काम करती है, जहाँ पे वो बेसिकली क्या करती है, बेसिकली स्पोर्ट्स में जो नेट्स यूज होती है उसका काम करती है, ठीक है। ब्रांड एंड रिटेल की बात करें, लास्ट माइल कंज्यूमर कनेक्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बेसिकली आपके रेमंड्स की शर्ट हो जाए या फिर मान्य वर्ग के यहाँ पे बेसिकली सूट्स हो जाए, तो वो सारे काम यहाँ पे ब्रांड में आते हैं। तो अब यहाँ पे आपका ये गोकुल दास एक्सपोर्ट इस इंडस्ट्री के अंदर इस वैल्यू चेन पे काम करता है, ठीक है। इसका रॉ मटेरियल है बेसिकली यहाँ पे फैब्रिक लेना, ठीक है। फैब्रिक ही लेते हैं, ये कॉटन वगैरह सीड्स पे नहीं जाते, फैब्रिक खरीदते हैं और गारमेंट बना के यानी शर्ट्स बना के एक ब्रांड ओनर को बेचते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप कह सकते हो H&M को बेचे, या फिर आप कह सकते हो रेमंड्स को बेचे, या फिर हो सकता है आप किसी और भी कंपनी को बेच सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कंपनीज होती हैं ये केवल और ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करके रखती है, ठीक है, जनरली, और ये केवल ब्रांडिंग करती है, ठीक है। ब्रांडिंग अगर आप देखोगे पेज इंडस्ट्रीज भी जो बिजनेस करती है वो इसमें आता है, वो इनका मेन फोकस है ब्रांडिंग पे। ये अपना मोटा मोटी वैल्यू चेन हो चुका है गोकुल दास एक्सपोर्ट जिस इंडस्ट्री में काम करता है। जैसे अपन ने जाना था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यार्न एक बहुत बड़ा पार्ट होता है पूरी इंडस्ट्री का। इंडिया में सबसे ज़्यादा यार्न का काम होता है, ठीक है। अपैरल अपने आप में एक बहुत ही छोटा प्रोडक्ट है ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, ठीक है। बट जैसे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर यार्न था और वैसे ही यहाँ पे अपैरल है, ये दोनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली फ्रेगमेंटेड है। ये दोनों इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे कंज्यूमर्स को यहाँ पे कस्टमर्स को यहाँ पे सेल आउट करती है। तो फॉर एन एग्जांपल जस्ट टू गिव यू अ ग्लैंस कि इंडिया में लगभग $16 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुआ था, उसमें से जो अपना गोकुल दास एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो लगभग $250 मिलियन है। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये बहुत छोटे प्लेयर हैं एक बहुत बड़ा मतलब एक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ प्लेयर्स काम करते हैं। तो ये गोकुल दास एक्सपोर्ट्स के अब अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन कुछ हाइलाइट्स ले लेते बिजनेस के हिसाब से, पहले फिनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते, तो कंपनी के लिए FY22 एक बहुत ही शानदार ईयर रहा था। इट्स वन ऑफ द बेस्ट ईयर द कंपनीज एवर हैड। हर मैट्रिक्स पे कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रखी है। कंपनी का फिनेंस कॉस्ट भी कम हुआ है, कंपनी के EBITDA मार्जिन भी लगभग पीक पे आ चुके हैं। रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखी गई थी YOY बेसिस पे। Q-on-Q पे बेसिकली यहाँ पे थोड़ी बहुत डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, ग्रोथ थोड़ी ढीली हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। ओवरऑल द कंपनी हैज अ गुड ईयर, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स के टर्म में अगर अपन बात करें तो इन्हें 585 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया, और कंपनी के जो गाइडेंस के मुताबिक ये बोला जा रहा है कि जो 585 करोड़ की रन रेट के हिसाब से लगभग 2200 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो बेसिकली अचीवेबल है, ठीक है। अभी कंपनी का लगभग रेवेन्यू करीबन 1800 करोड़ के आसपास आता है, बट द कंपनी इज टारगेटिंग इन FY23 फॉर द लगभग 2200 करोड़ रुपीज का, ठीक है। उसके बाद अगर अपन EBITDA मार्जिन देखें तो कंपनी के जो EBITDA मार्जिन है 13.5% के आसपास आए हैं, जो बेसिकली थोड़े इन्फ्लेटेड है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द एम्प्लॉय
एम्प्लॉय कॉस्ट जो है कंपनी ने अभी बुक नहीं किया है, ठीक है, वो बेसिकली अभी आने वाले समय में बुक होगा। तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है एबिटा मार्जिन का, वो 12.5% का है। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, एबिटा मार्जिन के कारण बहुत सारी स्टॉक्स आपने देखा होगा फार्मा, या फिर अगर आपने देखना होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, फार्मा और केमिकल्स के अंदर स्टॉक्स को तब यहाँ पे तोड़ा जाता है जब उनके एबिटा मार्जिन सेट हो जाते हैं। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, आने वाले क्वार्टर के अंदर जरूर यहाँ पे एबिटा मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गरवारे सॉरी जो गोकुलदास है उसका जो मेन बिजनेस है वो बेसिकली यूएस का है, वो यूएस को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, यूएस से एक्सपोर्ट करता है। तो जो इनका Q1 और Q2 होता है वो थोड़ा पीक सीजन नहीं होता है, वो थोड़ा नॉर्मल सीजन होता है। तो उसके अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ना रेवेन्यू कम होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। मेन इनका जो सीजन होता है Q3 एंड Q4 होता है, जहाँ पे बेसिकली काम सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है बेसिकली ये जो सामान बनाते हैं Q3, ये ठंड के समय में अपना सामान बेच देते हैं, और इनका जो मेन बिजनेस है वो बेसिकली जब है ना गर्मियाँ पड़ती है तो वहाँ पे सामान ज़्यादा बिकता है। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री। ओवरऑल आपको मैं सीजनैलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, Q3 Q4 इनका स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आने वाले क्वार्टर में जरूर आपको डिग्रोथ देखने को मिलेगी, बट दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड फॉर द लॉन्ग टर्म टाइम, ठीक है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने बुक किया है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, और कंपनी ने अपने जो बेसिकली EBITDA मार्जिन्स यहाँ पे इंक्रीज किए हैं वो बेसिकली वॉल्यूम एफिशिएंट और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से किए हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है जो आपको चेक करना चाहिए। लगभग इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहा है वो लगभग 80-90% के आसपास आता है। वहीं पे कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बेसिकली 100% यूटिलाइज हो रही है पूरे FY23 के शुरू के 6 महीने के अंदर। ये कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में डिस्क्लोज किया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो रही है। फिर अगर अपन देखें पूरे साल की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। अगर आप देखोगे तो FY21 1200 करोड़ से 1700 करोड़ पे आए हैं। EBITDA के अंदर अपन 113 करोड़ से 216 करोड़ पे आ गए हैं। पैट के अंदर जो अपनी ग्रोथ है वो लगभग 342% की है। तो सभी मैट्रिक्स पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द ग्रेट ईयर फॉर द कंपनी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, अपन इंडस्ट्री ट्रेंड्स में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये साल बहुत ही अच्छा रहा था और कंपनी ने इसी साल के अंदर काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी करी है। अपन फिनेंशियल पोजीशन पे पहले ध्यान देंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन के अंदर कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो यहाँ पे लगभग काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। अगर आप देखोगे 365 करोड़ की जो टोटल बोरोइंग्स थी वो अब 63 करोड़ रुपीज़ आ चुकी है। कंपनी ने QIP प्लान किया था तो थोड़े टाइम पहले 190 रुपीज़ के भाव के आसपास, ठीक है। अभी कंपनी का भाव काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, अराउंड 450 के आसपास चल रहा है, ठीक है। सो 190 से कंपनी ने जो पैसा उठाया था वो बेसिकली डेट में यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। आज ये इंडस्ट्री के अंदर हमेशा बैलेंस शीट के अंदर दो चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए। कंपनी के पास टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं, कंपनी के जो टोटल रिसीवेबल्स है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है। वहीं पे कंपनी की अगर आप इन्वेंट्री देखोगे तो इन्वेंट्री के अंदर आपको प्रेशर नजर आता हुआ देखेगा। 250 करोड़ से कंपनी के 433 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। ये दो मैट्रिक्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कभी भी कंपनी की किसी भी बैलेंस शीट को अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा घपला इसके अंदर होता है, कंपनी माल बेच देती है, डेटर बन जाता है, बट वो डेटर पैसा नहीं चुकाता, बैड डेट हो जाता है। कंपनी ने माल बना लिया लेकिन इन्वेंट्री पड़ी, कोई खरीद नहीं रहा है। सो दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स नीड्स टू बी चेक। वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल बाकी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन है बैलेंस शीट की, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री बढ़ने का क्या कारण था? बिकॉज ऑफ सप्लाई डिसरप्शन, लॉजिस्टिकल्स जो चैलेंज थे और सप्लाई डिसरप्शन जो हुआ है लास्ट 6-7 महीनों में, आपने देखा होगा पोर्ट वगैरह पे बहुत सारे कंटेनर्स की शॉर्टेज हुई, उसके कारण इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे, इसलिए बेसिकली यहाँ पे वो अपना इनका जो बेसिकली इन्वेंट्री है वो बेच नहीं पाए, ठीक है। इसलिए कंपनी की अगर अपन देखेंगे ओवरऑल जो वर्किंग कैपिटल है वो 85 डेज से 70 डेज हो गई है, ठीक है। इट्स अ गुड, ठीक है, इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी है। कंपनी ने इस साल 84 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे लगभग कैपेक्स प्लान किया था, ठीक है। अगर आप समझे तो कंपनी का एक टारगेट है कि जब भी कंपनी कैपेक्स करती है तो उसका जितना ही कैपेक्स कर रही है उसका 5 गुना लगभग रेवेन्यू जनरेट होता है अगले 2 से 3 साल के अंदर, जब वो कंपनी का वो कैपेक्स पूरा फुल्ली चालू हो जाएगा। अभी जो कंपनी ने कैपेक्स किया है बेसिकली कर्नाटका और तमिलनाडु में किया है, ठीक है, 84 करोड़ रुपए लगाए हैं। अब ये जब 2 साल बाद वो प्लांट एकदम ढंग से चलने लग जाएंगे 100% कैपेसिटी पे, तो आपके कैपेक्स अमाउंट का 5 गुना रेवेन्यू जनरेट करके देगा। हाल ही में इस क्वार्टर से इस बेसिकली नए कैपेक्स से जो रेवेन्यू आया वो करीबन 40 करोड़ रुपीस का है। तो अभी केवल 0.5x हुआ है, बट आने वाले समय में आप समझेंगे तो बेसिकली 5x और बढ़ना रेवेन्यू बाकी है। जस्ट वांट टू गिव यू कंप्लीट इनसाइट अबाउट द कंपनी,
ठीक है। कैश फ्लो एनालिसिस में एक हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो होने चाहिए वो नेट प्रॉफिट के 80% या फिर 120% के आसपास होने चाहिए, इसके बीच में होने चाहिए। आइए अपन देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 117 करोड़ रुपए का है, वहीं पे जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो रहा है वो बेसिकली वो भी 117 करोड़ रुपए का है। तो मोटा मोटी कैश फ्लोज में यहाँ पे ज्यादा घपला नहीं है, एटलीस्ट ऑपरेटिंग में तो नहीं है, ठीक है। बीइंग अ छोटी कंपनी यहाँ पे थोड़े बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंसेस के इश्यूज और अकाउंटिंग इश्यूज जरूर होंगे। दैट्स व्हाई वी नेवर टेक अ ह्यूज चंक एंड मेक अ सबसे ज़्यादा पोजीशन इसमें बिल्डअप नहीं करते, ठीक है, ज़्यादा अपने को वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही है। फिर कंपनी ने इस बार क्या किया था, 300 करोड़ रुपए का जो QIP किया था उससे डेट कम किया है, ठीक है। अगर अपन देखें तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है टोटली एक्सपोर्ट से होता है, ठीक है। यूएस के और यूरोप के मार्केट में लोग एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट्स बना के। गारमेंट्स यानी शर्ट हो गया या फिर आप समझे कोई भी तरह का कोई भी गारमेंट जो आप कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है ना, पैंट वगैरह, वो सब बनाने का काम करती है, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेज शिप्ड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अपने को हमेशा ट्रैक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे नंबर ऑफ पीसेज जो शिप्ड है वो 22.6 मिलियन है, वो 24.9 मिलियन से अभी भी कम है, मतलब प्री कोविड लेवल से अभी भी कम है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्यों फिर भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है? क्योंकि कंपनी का जो जो बेसिकली सेलिंग प्राइस है, जो रियलाइजेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर अपन देखें तो कंपनी के जो एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर द मतलब 88% का जो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस है, 22 मिलियन में से 88% ऐसे पीसेस हैं जो बेसिकली 450 रुपये से ज़्यादा का है, ठीक है। तो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू ऑलवेज ट्रैक अपॉन। अब इसके पीछे रीजन क्यों है कि क्यों कंपनी के जो महंगे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है कि कंपनी का जो आउटवेयर वाला सेगमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो सबसे ज़्यादा चला है। इसके पीछे एक और रीजन है कि स्पोर्ट्स वियर वाला जो सेगमेंट है और कैजुअल वियर वाला जो सेगमेंट है वो अभी तक ज़्यादा चला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यह आने वाले समय में अपने को जो चीज़ें ट्रैक करनी है कि स्पोर्ट्स वियर के अंदर अभी भी ग्रोथ देखने बाकी है, और वो अपने को कंपनी ने जो डिस्क्लोज किया है वो हमेशा ट्रैक करना चाहिए। कंपनी जो बोल रहा है वो होगा या नहीं होगा, स्पोर्ट्स वियर के अंदर अपने को ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर अपन देखें तो कंपनी जो बेसिकली काम करती है ये अपने ब्रांड पार्टनर्स के साथ करती है। सो अगर अपन देखें जो 10 साल से ज़्यादा इनके साथ रिलेशनशिप में ऐसे 44% यहाँ पे कस्टमर्स है, 5 साल से ज़्यादा वाले 43% है। मतलब कंपनी के 80 to 90% कस्टमर्स ऐसे हैं जो बेसिकली इनके साथ 5 साल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। फिर अगर अपन देखें रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर अपन देखें जो लगभग है ना लास्ट 5 साल में ऐड किए गए हैं, मतलब जो लेटेस्ट वाले कस्टमर है जो ये 13% लोग हैं, इनसे कंपनी को 15% रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो ये कंपनी अभी भी अपने पुराने ज़माने के जो इनके कस्टमर्स बने हुए उस पर यहाँ पे कंपनी का फोकस रहता है, ठीक है। फिर कंपनी थोड़ा बहुत अपना बेसिकली फैब्रिक है ना इम्पोर्ट करती है, बेसिकली चाइना और बेसिकली ताइवान से इम्पोर्ट करती है अपना रॉ मटेरियल। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कल को ताइवान में अगर वॉर होता है तो इस कंपनी पर इम्पैक्ट आएगा। सप्लाई चेन एफिशिएंसी जो बताता है और आउटबाउंड एफिशिएंसी ये बताता है कि कंपनी जिस टाइम पे जब प्रोडक्ट चाह रही है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मोटा मोटी इसकी वही डेफिनेशन है। तो 84% 99% की सप्लाई चेन एफिशिएंसी विच इज़ वेरी गुड। सो ओवरऑल ये चीज़ें अच्छी है। थोड़ी बहुत यहाँ पे इनबाउंड सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी, वो अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इनका अगर अपन देखें तो इनकी जो ग्लोबल डिलीवरी रीच है वो कहाँ कहाँ पे है, सो कहाँ से कितना कितना रेवेन्यू आता है, तो 84% नॉर्थ अमेरिका से आता है, यूरोप से 4% आता है, फिर यहाँ पे एशिया से 11% आता है। तो इस तरीके से इनका ओवरऑल रेवेन्यू पूरा वो है। थोड़े इनकी मार्केट्स के बारे में बात करते हैं जो हमने कौन कौन से पढ़ा। देखो नॉर्थ अमेरिका का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब थोड़े इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में जानते हैं क्यों है ये सारी कंपनीज टेक्सटाइल कंपनियां अभी यूएस में क्यों बिजनेस बढ़ा पा रही है इंडिया की, क्योंकि चाइना को यहाँ पे बैन कर दिया गया। चाइना की एक जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा लगभग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो यहाँ पे बेसिकली यूएस ने बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ यहाँ पे अनह्यूमन लेबर कंडीशंस इन द चाइना, ठीक है। तो वो हो चुका है, तो ये अपना मेन बन गया है और अपना यूएस के साथ एफटीए भी है। फिर एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि यूरोप का मार्केट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों है प्रॉब्लमेटिक? क्योंकि अपने को 2 कंट्रीज से ज़्यादा है ना वो मिलता है कॉम्पिटिशन, वियतनाम और बांग्लादेश, विच आर अगेन एक्सपोर्टिंग टू द दीज टू कंट्रीज। अब बांग्लादेश का यूके के साथ है ना एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पे बेसिकली आपका टैक्सेस वगैरह की छूट मिलती है। अब आने वाले समय में पीयूष गोयल का ऐसा मानना है और उनका बोलना है कंपनीज एवरीबडी ट्राइंग टू गेट एफटीए विद यूके। तो जैसे ही पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन होता है एफटीए, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा इस इंडस्ट्री के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो यूरोप में सर्वाइव करने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम आती है। अब थोड़ी
बहुत और चीज़ें जो कंपनी बोलती है कि हम क्यों यूएस पे फोकस करते हैं, क्योंकि कंपनी बोलती है कि यूएस के अंदर हमको एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा साइज में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बनाने को मिलता है। वहीं पे यूरोप के अंदर जो मार्केट है वो फ्रेगमेंटेड है, हमें एक प्रोडक्ट कम वॉल्यूम में बनाने को मिलता है, तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलता, मार्जिन नहीं है, और वहाँ पे हमें कॉम्पिटिशन भी बांग्लादेश और वियतनाम से करना होता है, जिनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली हमसे कम होती है, तो वहाँ पे मार्जिन प्रेशर होता है। ठीक है, तो बाकी ये अदर बिजनेस है जहाँ पे अपन को ज़्यादा देखना नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगर अपन देखें कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो किस तरीके से है, तो मोटा मोटी मैं एक्सपेंशन प्लान बता देता हूँ। कंपनी मध्य प्रदेश में अपना प्रोजेक्ट लेके आ रही है, एक प्लांट लेके आ रही है। ठीक है, तो वो बेसिकली PLI स्कीम के तहत मिला है कंपनी को, उसके बारे में भी अपन कॉन कॉल जब पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या है बोला गया है। ठीक है, तो वो एक MP में प्लान आ रहा है। फिर कंपनी यहाँ पे बेसिकली चेन्नई में भी अभी कंपनी ने हाल ही में अपना एक्सपेंशन किया है। देन कंपनी इज ऑल्सो कंसिडरिंग अ प्लांट इन बांग्लादेश, बट वो इस प्लांट कैपेक्स के अंदर नहीं है। ठीक है, अब लगभग कितना कैपेक्स प्लान है अगले 2 साल के अंदर, तो 264 करोड़ रुपीस का कैपेक्स प्लान है, जिसमें से लगभग 130 करोड़ का कैपेक्स कुछ न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू बिजनेस के लिए। इसका एलोकेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी बोल रही है बट लगा कहाँ पे रही है वो हमेशा ट्रैक करना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को अपग्रेड करेगा और ये नए प्रोजेक्ट्स में लगाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 5x आपको कैलकुलेट करना है, जो कंपनी का एसेट टर्नओवर का रेशो है, उससे आप पता लगा सकते हैं कंपनी का लगभग 1-2 साल में कितना रेवेन्यू बनेगा। अब ये जो सारी कैपेसिटीज़ है ये लगभग FY24 FY25 तक आने लग जाएंगी, इसका सारा बेनिफिट FY25 में आके बैठ जाएगा। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो जो मिस्टर गणपति जी हैं, गानापति जी, वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा वेटरन है, ही इज़ अ प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है, सो वो पहले आदित्य बिरला ग्रुप में थे, इससे पहले भी बहुत सारे उनके प्रोफेशनल जर्नी रही है। सो ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल मैनेज्ड कंपनी। ठीक है, कंपनी के प्रमोटर्स की भी बात कर लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स का कोई भी स्टेक कम नहीं हुआ है। अगर आप स्क्रीनर या किसी और साइट पे देख रहे हैं कि वहाँ पे स्टेक कम हो रहा है, तो वो बिकॉज यहाँ पे इसलिए हुआ है क्योंकि QIP हुआ है, तो नए इन्वेस्टर्स आ गए, तो ओवरऑल कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक कम हो गया है। बट कंपनी के प्रमोटर ने लास्ट 4 क्वार्टर 2 साल में कोई भी अपना स्टेक नहीं बेचा है। ठीक है, सो इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट, मतलब वहाँ पे डरने की बात नहीं है। सो एज आई सेड कि चाइना का जो ओवरऑल डिपेंडेंसी है, जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है। तो अगर आप देखोगे $170 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो $132 बिलियन के आसपास रह गया। लगातार चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे कम होता जा रहा है। US UK इनके मेन बिजनेस थे जहाँ से इनका प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन से भी इनको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो वहीं पर अगर अपन देखें तो कंपनी ने ये भी लिखा है कि जो लार्जेस्ट चाइनीज टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है वो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। ठीक है, वहाँ पे ना अगर मैं आपको बताऊँ तो देखियो ना, इंडिया एज ए कम्पेयर टू चाइना बेसिकली लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। वहाँ पे जो रेट है बेसिकली $300 रुपीज़ कुछ आता है लेबर का, और यहाँ पे जो रेट आ रहा है वो लगभग $150 आ रहा है। सो कॉस्ट के टर्म्स में इंडिया इज़ वेरी गुड, बट क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में इंडिया इज़ लैकिंग बिहाइंड। बट जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, लगातार जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अपने को, एक तो टेक्सटाइल पार्क्स आ रहे हैं, PLI स्कीम अनाउंस की गई है जिसमें गोकुल दास भी है। सो इट्स द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग। व्हाई गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दिस इंडस्ट्री? फॉर एन एग्जांपल, गोकुल दास एक्सपोर्ट इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी 32,000 लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक है, अगर आप देखें तो इंडस्ट्री ट्रेंड्स में कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही है। डिपेंडेंस अगर आप देखें तो बेसिकली वो बताया गया है कि चाइना पे किस ब्रांड का, अगर एक US अपैरल की बात करें तो जो 2010 में 30% बिजनेस कर रहा था वो अब केवल 16% करता है। फिर इस तरीके से ये जो बेसिकली चार्ट बताया जा रहा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स की जो डिपेंडेंसी ऑन चाइना वो कम होती जा रही है। ठीक है, सिमिलरली कंपनीज जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका सप्लायर बेस भी कम होता जा रहा है धीरे धीरे अगर आप देखोगे। सो कंसोलिडेशन इन सप्लायर बेस ऑफ द ब्रांड प्लेयर्स हमेशा फायदेमंद होता है। कैसे? मान लीजिए रेमंड्स है, रेमंड्स गोकुलदास एक्सपोर्ट से कुछ सामान लेती है, अगर वो अपने सप्लायर बेस या फिर H&M है वो अपने सप्लायर बेस को कम करती है तो सबसे पहले उन सप्लायर्स को हटाएगी जो इस इंडस्ट्री में छोटे प्लेयर्स है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स को जनरली हटाना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दे प्रोवाइड। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ हमेशा बेनिफिट मिलती है जब भी कंसोलिडेशन ऑफ सप्लायर बेस की बात होती है। एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक हियर, कॉटन की प्राइसेस लास्ट अगर आप देखोगे तो ये है ना जो फिगर है Feb 22 का है। इवन Feb 22 के बाद भी कॉटन जो सीड्स की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट इज इवन ट्राइंग टू गिव सम रिलीफ। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बात कर रही है कि कॉटन के लिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह में भी चेंजेस लाए ताकि बहुत सारी यार्न जो है इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दूँ कि ये जो कंपनी है बेसिकली गोकुल दास को क्या इंपैक्ट आता है, तो जनरली गोकुल दास वॉज एबल टू पास ऑन द कॉस्ट। ठीक
ठीक है। अभी तक तो कंपनी सक्सेसफुली अपनी कॉस्ट पास ऑन करने में बेसिकली सक्सेसफुल रही है, बट आने वाले समय में हमेशा डेफिनेटली ट्रैक करना है कि जो ये कॉटन है, कॉटन तो इनका रॉ मटेरियल नहीं है, बट कॉटन एक इनके रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल है। तो इनका रॉ मटेरियल क्या है, बेसिकली इनका रॉ मटेरियल है फैब्रिक, ठीक है। तो फैब्रिक के भाव कैसे चलते हैं वो हमेशा ट्रैक करना है, ठीक है। तो आने वाले समय में मैंने जैसे कहा कि Q1 और Q2 थोड़े प्रॉब्लमेटिक रहेंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ बेसिकली EBITDA मार्जिन ऑल्सो, ठीक है। तो वो भी चीज़ रहेगी। दूसरा, यूएस के अंदर रिसेशन काइंड ऑफ सिचुएशन है, ठीक है, और इन्फ्लेशन कूल ऑफ होने वाला है। देखो इन्फ्लेशन का फायदा इसको मिला है, गोकुलदास को। क्यों? वहां पे अगर रेट बढ़ गई तो सेम काम, इनका जो कॉस्ट तो सेम ही है, बट इनको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है ना, प्राइस बढ़े हुए हैं वहां पे, तो वो अभी तक फायदा मिलता है। तो जब तक इन्फ्लेशन है तब तक इनको फायदा मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये एक और है कि बेसिकली वहां पे रिसेशन जब आएगा, काइंड ऑफ रिसेशन टाइप सिचुएशन आएगी, तो इस पे जो बेसिकली नॉन डिस्पोजेबल इनकम का स्पेंड है, कपड़े वपड़े पे कोई खर्च नहीं करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि कंपनी अपने EBITDA मार्जिन क्यों मेंटेन कर पाई। क्यों? क्योंकि एक तो हमेशा डॉलर एप्रिशिएट होता है, थोड़ा बहुत तो फायदा उसका मिल जाता है। दूसरा, यूएस में इन्फ्लेशन चला गया, तो यूएस में जो इतना इन्फ्लेशन आया है, इतना मतलब 40 साल का इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो उसका भी फायदा मिलता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और जो डॉलर का एप्रिसिएशन है उससे बेसिकली इनके EBITDA मार्जिन मेंटेन रहे, काइंड ऑफ ग्लोबल एंड मैक्रो इकोनॉमिक अब जो चीज़ें हैं वो कंपनी के बेसिकली EBITDA मार्जिन को मेंटेन करने में हेल्प किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारी सप्लाई चेन इश्यूज भी हैं जो कंपनी को फेस करने को मिले। बाकी यूएस की जो रिटेल क्लोथिंग इंडस्ट्री उसके अंदर भी जो ई-कॉम सेल्स वगैरह वो भी काफ़ी ठीक ठाक रही है, बट कोविड से अभी यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है। सो कोविड से अगर अपन देखें तो ओवरऑल रिटेल सेल्स 45% से बढ़ी है, बट कोविड के जो प्री कोविड लेवल्स के आसपास ही पहुंचा है, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। फिर यहीं पे अगर अपन देखें यूएस अपैरल्स का जो सीपीआई जो मैंने आपको बताया था किस तरीके से एकदम से शूटअप हो गया है, तो वो यहाँ पे आप सीपीआई देख सकते हो। आप कंटिन्यू यहाँ पे देख रहे होंगे, इंक्रीज द प्राइस, प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, प्राइस हाइक, ठीक है। तो मैं जो इन्फ्लेशन का फायदा बता रहा था वो इस इंडस्ट्री को डेफिनेटली मिल रहा है। तो बेसिकली वन ऑफ द इंडस्ट्री विच इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस, बेसिकली जो भी कंपनियां हैं ना जो यूएस में सब अभी तक अपना सामान सप्लाई करती है या माल या सर्विस देती है, उनको अभी तक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है इनका। फिर ये थोड़ी बहुत सस्टेनेबिलिटी एंड CSR पे, तो ओवरऑल जो चीज़ें वो आप देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ें ली है। फिनेंशियल्स अपन ने लगभग बात करे थे। अच्छा, यहाँ पे फिनेंशियल्स की अगर अपन बात करें तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं रही है, ठीक है। FY18 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, आज लगभग 1800 करोड़ के आसपास आई है, ठीक है। अगर अपन थोड़ी और चीज़ें को जिसको ड्रिल डाउन करें तो पैट में आपको अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे जो पैट की ग्रोथ है, तो यहाँ पे पहले जो पैट आते थे वो बेसिकली यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी थी, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे अभी प्रॉफिटेबल आई है। सो इट इज़ अ बेसिकली ये जब अपनी इंडस्ट्री के साइकिल जब डाउन टर्न में जाएंगे टेक्सटाइल के, तो इस इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, अपैरल एज ए इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट है अगले 4-5 सालों में? 4 से 5%। इट इज़ अ सिंगल डिजिट ग्रोइंग इंडस्ट्री, ठीक है। बट दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज़ बीन एबल टू बीट द बेसिकली अपना ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट को इसने सक्सेसफुली बीट किया है। इसके पीछे रीजन क्या है कि कंसोलिडेशन हो जाता है। देखो, गोकुलदास एक्सपोर्ट FY18 में लॉस में थी, तो आप समझ सकते हो FY19 FY20 में उनको प्रॉब्लम आ गया था कोविड के कारण, तो आप समझ गए होंगे कि छोटे छोटे प्लेयर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया होगा। तो जब छोटे प्लेयर्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा वो बेसिकली बैंकरप्ट हो जाएंगे या फिर बेसिकली इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल है सिंटेक्स, ठीक है। तो बेसिकली सिंटेक्स का भी थोड़ा बहुत टेक्सटाइल वगैरह का बिजनेस था जो बेसिकली ठप हो गया था। तो बहुत सारी कंपनी टेक्सटाइल की है ना बेसिकली बैंकरप्ट हुई है। सो वो भी एक चीज़ें हैं। और किस तरीके से रेशियो एनालिसिस, नेट डेट टू इक्विटी, नेट वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के जो सारे रेशियोज है वो एकदम से शूट अप हुए हैं। फिनेंशियली कंपनी ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म किया है। FY23 में ये परफॉर्मेंस भी मेंटेन हो जाएगी ना तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कंपनी अभी कैपेक्स कर रही है। तो अब जो कंपनी का मोटा मोटी जो कैपेक्स है लगभग 264 करोड़ का जो कैपेक्स प्लान है, जिसमें से 100-150 करोड़ FY23 के, लगभग उसमें से 50-60 करोड़ का कंपनी को डेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे ये कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट मेरिट्स दिया है, वो सब ठीक है। कंपनी का आउटलुक क्या है? देखो, कंपनी एक तो है ना बेसिकली काम क्या कर रही है, एक तो बांग्लादेश के लिए काम कर रही है, FTA का यहाँ पे प्लान है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो रही है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा बहुत इनने ना अपना न्यू डाइवर्सिफिकेशन सोचा है। श्रीलंका जो बेसिकली कुछ MMF प्रोडक्ट्स में काम करता है, ठीक है, तो वो बेसिकली कंपनी सोच रही बनाने का, ताकि श्रीलंका को भी कॉम्पीट कर पाए। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़त्म सी हो गई है, तो वो भी एक बेनिफिट मिल जाए। सो अगर अपन देखेंगे तो इनके लगभग 40 डिकेड से काम है, 20 इनकी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 15,000
50,000 ऑपरेशनल मशीन्स एंड ऑल दोज थिंग्स। 50 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, 36 मिलियन का इनका एनुअल कैपेसिटी है। अभी अगर आप देखोगे तो 22 मिलियन का है, तो काइंड ऑफ यू कैन गेट इट कि अब ये कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। अच्छा, जो 20 मैन्युफैक्चरिंग है वो बेसिकली सारी की सारी कर्नाटका में है, ठीक है। थोड़ी बहुत 2 आंध्र प्रदेश में, एक तमिलनाडु में खोली और एक एमपी में आ रहा है, तो सारी जो बेसिकली कर्नाटका वाली रीजन में आती है, ठीक है। और अपनी ऑटोमेशन और अपने R&D में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिल्डअप हुई है। इनकी वैल्यू चेन किस तरीके से काम करती है, कंपनी में कैसे काम होता है। सबसे पहले कंपनी डिज़ाइन करती है, फिर डेवलप करती है, फिर कटिंग करके प्रिंटिंग करके स्विंग करती है, फिर उसकी क्विटिंग करती है, फिर अगर उसको पॉलीफिल, एम्ब्रॉयडरी, लेजर ट्रीटमेंट, वॉशिंग एंड देन फिनिशिंग। बेसिकली जब आपका कपड़ा आता है उससे लेके उसको सिलाई करके शर्ट बनाने का काम सिंपल वे में ये होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली गोकुलदास का बिजनेस था। को आप पूरी इंडस्ट्री में समझेंगे बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है, क्यों वो टेक्सटाइल नहीं कर पा रहे बाकी टेक्सटाइल नेशंस। देखो, इंडिया, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश आर द मेन बेसिकली कॉम्पिटिटर्स। इंडिया के लिए इंडोनेशिया, बांग्लादेश मेन कॉम्पिटिटर्स है। वियतनाम और चाइना क्यों नहीं है, बिकॉज उनका कॉस्ट हाई है, ठीक है। कंबोडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। तो कंबोडिया एक बेसिकली इनका प्लेयर है, बट जो वियतनाम है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। और बाकी कंट्रीज़ में अपनी अपनी कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स है, लाइक बेसिकली हायाटी है और ये जो सारी चीज़ें हैं वो बेसिकली एक्सपेंड नहीं कर पाई, चाइना को बैन लग गया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट बेसिकली जो कंपनी के कॉन कॉल से निकल के आया था। कुछ कंपनी के अदर रेशोज़ की बात करें, डेट टू इक्विटी 0.27 है। अभी अगर आप देखोगे तो स्टॉक का P23 है और ROCE 18 है और ROE 23 है। पी और ROE के बीच का डिफरेंस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, बट अभी अवेलेबल नहीं है। कंपनी के पी की हिस्ट्री देखना बहुत ज़रूरी है अगर बैट करनी है तो। अगर आप देखोगे तो 5 साल का पी का रेशो देखोगे तो पी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है, 20 से 35 तक गया था, ठीक है। बीच में अभी 35 का पी चला गया था, बट अभी वापस 20 के आसपास है। तो लगभग अगर आप देखोगे तो कंपनी में अगर थोड़ा बहुत ऑल फॉल देखने को मिलेगा तो वापस 20 के पी पे आ जाएगी। जहाँ पे आपको लाइन नहीं दिख रही है वो बेसिकली ऐसा समय है जहाँ पे कंपनी लॉस में थी, ठीक है। तो EV टू EBITDA के बीच बेसिस पे भी कंपनी थोड़ी अभी वैल्यूएशंस यहाँ पे बेसिकली महंगी है। बट देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लास्ट 6 महीने में जो चीज़ें हुई हैं बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, ठीक है। अब वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रहे ना रहे, बट कंपनी अपने खुद के जो फैक्टर्स है, ऑपरेशनल फैक्टर्स या फाइनेंशियल फैक्टर्स के थ्रू वो चीज़ को मेंटेन कर पाएगी क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ट्रैक करनी है। Q1 Q2 थोड़े कंपनी के लिए टफ रहेंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था, ठीक है। प्रमोटर वगैरह का स्टेक ठीक ठाक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, वो अपने को देखना भी नहीं है होता है, क्योंकि जनरली वी डोंट ट्राई टू, है ना। बेसिकली अगर प्रमोटर बाय नहीं कर रहा है, सेल नहीं कर रहा है, तो उसके अलावा ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता। FII DII तो ठीक है, वो भाव के खिलाड़ी है, मेरा यही मानना है। और कभी भी किसी बड़े इन्वेस्टर को कभी ट्रैक भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो देखो, क्योंकि ट्रैक करो ठीक है, बट डेफिनेटली उनके बेसिस पे कभी बाय मत करो, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो DIIs ने थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया है, FIIs ने अपना स्टेक कम किया है, जनरली जो है हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वैल्यूएशंस के मैटर में अगर अपन बाकी पीयर से भी कंपेयर करेंगे तो मैं आपको बता दूं, अब इसका जो मेन पीयर है वो किटेक्स गारमेंट, केवल किरण क्लोथिंग और पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज है। बाकी कंपनीज आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब केवल किरण क्लोथिंग के साथ भी क्या प्रॉब्लम है, वो बेसिकली खुद का ही उनका ब्रांड है, गोकुलदास का खुद का ब्रांड नहीं है। जिनका खुद का ब्रांड होता है उनको वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेंगे, उनके मार्जिन भी हाई रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेज इंडस्ट्रीज की अगर अपन बात करें, ठीक है, पेज इंडस्ट्रीज 24% के EBITDA मार्जिन के साथ काम करता है, और वहीं पर अगर आप देखोगे केवल जो किरण क्लोथिंग है वो यहाँ पे करीबन 18-19% के मार्जिन के साथ काम करता है। किटेक्स गारमेंट का मेन काम है बच्चों के लिए कपड़े बनाना, वहीं पर पर्ल ग्लोबल का भी यही काम है, ठीक है। तो दोनों अपने अपने बेसिकली प्लेयर्स अलग है, तो इससे ज़्यादा कंपैरिजन में नहीं है। ROCE के मामले में अगर आप देखते हो गोकुलदास एक्सपोर्ट का 18% का ROCE ठीक ठाक ही है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, ROE के मामले में भी लगभग ठीक ठाक है। सो अगर आप पीयर्स, बेसिकली इनका एग्जैक्ट पीयर तो है नहीं, ठीक है, इनका मेन काम है बल्क में अपैरल्स बनाना, तो पीयर से आप कंपेयर नहीं कर सकते। KPR अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है, ठीक है, वो तो पूरा वैल्यू इंटीग्रेटेड है, पूरा इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है। पेज इंडस्ट्रीज तो अपने आप को बिल्कुल ब्रांडेड प्लेयर है। सो दैट इज नॉट टू कंपेयर अबाउट द बेसिकली पीयर वैल्यू, ज़्यादा कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ओवरऑल अब ध्यान में रखनी है। Q1 Q2 में थोड़ा बहुत यहाँ पे डिप्रेशन देखने को मिल सकता है बिजनेस के अंदर, डेफिनेटली इट विल बी अपॉर्चुनिटी टू बाय फॉर अ लॉन्ग टर्म। अभी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप एक बार ये चीज़ जरूर देखें कि अभी भी ये 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है। Q1 Q2 थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर दे सकता है। और हमेशा बाय जब भी करें किसी भी इस तरह की कंपनीज को जो बेसिकली मिड कैप, ये तो एक तरीके का स्मॉल कैप है, तो 2700 करोड़ की कंपनी, तो ज़्यादा पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिकली इसमें अपने को बेसिकली
सिस्टमेटिकली स्टैगर्ड मैनर में ही बाय करना है, सारी क्वांटिटी एक साथ एक दिन में लेके नहीं बैठ जाना है, मार्केट कल बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ऑलवेज बाय इन ए स्टैगर्ड मैनर, ठीक है। और इस इंडस्ट्री में जैसे इन कंपनीज में जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले एक अच्छा खासा 20-30%, यू बेटर बुक द प्रॉफिट, ठीक है। डोंट वेट फॉर अ मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक में काफी रन अप आया है, ठीक है। इसका 122 का 52 वीक लो है और आज 520 पे आ गया है। सो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें नहीं होंगी, दो इट वॉज अ गुड ईयर एंड इट इज अ गुड कंपनी डेफिनेटली टू बैट ऑन। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली कि जो लोग इन्वेस्टेड है वो तो बिल्कुल बने रहे, ठीक है। किसी को अपैरल में जाना है तो गोकुलदास इज अ गुड प्लेयर, बट ओवरऑल किसी को टेक्सटाइल पे बैट करना है तो आई वुड डेफिनेटली से कि यू डेफिनेटली कंसिडर केपीआर मिल्स। कंप्लीटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इंटीग्रेटेड प्लेयर है, वेल मैनेज्ड कंपनी है इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनली। आई बटन दबा के वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर आज फॉलो कर लें, क्योंकि आज हम लोग टेक्सटाइल पे 3-4 रिपोर्ट जरूर आपको यहाँ पे शेयर करने वाले हैं हमारे इन्वेस्टर्स के साथ, सो दैट दे कैन गेट द गुड नॉलेज अबाउट द ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। सो आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।